नमस्कार। आज 1 जुलाई 2025 है। चलिए हाल की कुछ ज़रूरी खबरों और घटनाक्रमों पर एक नज़र डालते हैं, जो हमें अलग-अलग स्रोतों से मिली हैं। जी हाँ। देखते हैं देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं कुछ अहम सरकारी पहलों और नीतिगत बदलावों से। महाराष्ट्र से एक खबर है। हाँ, मैंने भी सुना। स्कूलों में वो जो त्रिभाषा नीति थी। जी, उसे वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद ये बताया है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि अब सुझावों के लिए शिक्षाविद नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। मतलब भाषा नीति पर अभी और विचार होगा। यह अहम मुद्दा है, खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्य में। सही कहा। उधर दिल्ली में युवाओं को सरकार से जोड़ने की एक अच्छी पहल हुई है। कौन सी पहल? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। अच्छा। इसमें 150 युवाओं को 3 महीने सरकार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। शासन को समझने का अच्छा तरीका ही है। बिल्कुल। युवाओं को सीधे तौर पर शामिल करना, ये बहुत जरूरी है। और शायद इसी तरह की एक कोशिश केंद्र सरकार के लेवल पर भी हो रही है। हाँ, आप शायद युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के बीच हुए समझौते की बात कर रही हैं। जी हाँ, MY भारत 2.0 प्लेटफॉर्म युवाओं से डिजिटल जुड़ाव बढ़ाने के लिए बेहतर ऐप, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस, यही सब। और ये डिजिटल पहल सिर्फ युवाओं तक ही नहीं है, आम नागरिकों के लिए भी कुछ है। क्या है वो? सांख्यिकी मंत्रालय ने जियो आई स्टैट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अच्छा। हाँ, तो अब जीडीपी, महंगाई, रोजगार जैसे जरूरी सरकारी आंकड़े, मतलब ऑफिशियल डेटा, सीधे मोबाइल पर मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया है। सूचना तक सबकी पहुंच आसान होगी इससे। और देखिए, इसी डिजिटल ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए डाक विभाग ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। पोस्ट ऑफिस वाला? हाँ, अगस्त 2025 तक सभी डाकघरों में यूपीआई पेमेंट की सुविधा होगी। सभी डाकघरों में? ये तो बहुत बड़ा कदम है। उनके IT 2.0 अपग्रेड का हिस्सा है शायद ये। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं कृषि और पर्यावरण की। केंद्र सरकार ने खेती की जमीन पर पेड़ काटने के नियम आसान बनाने के लिए मॉडल नियम जारी किए हैं। इसका मकसद शायद एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है, मतलब खेती के साथ पेड़ लगाना। सही, ताकि किसानों की आय बढ़े और थोड़ी कागजी कार्यवाही कम हो। हाँ, पर ये भी देखना होगा कि नियमों को आसान बनाने से पर्यावरण पर कोई गलत असर न पड़े। संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। और इसीलिए शायद जल्द ही एक नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम NTMS पोर्टल भी लॉन्च होने वाला है। अच्छा। और कर्मचारियों के लिए भी एक खबर है। ESIC ने SPRE योजना फिर से शुरू की है। SPRE यानी वो रजिस्ट्रेशन बढ़ाने वाली योजना? हाँ, ताकि ज्यादा नियोक्ता और कर्मचारी रजिस्टर हों, और साथ ही पुराने विवाद निपटाने के लिए एमनेस्टी स्कीम 2025 भी आई है। ये कदम संगठित क्षेत्र में सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने और पुरानी दिक्कतें सुलझाने की कोशिश लगते हैं। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की तरफ चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्पेन में है। हाँ, वो विकास के लिए वित्त पोषण पर संयुक्त राष्ट्र की चौथी कॉन्फ्रेंस FFD4 में हिस्सा ले रहे हैं। जी, और इस बार का विषय है सतत विकास के लिए निजी पूंजी का इस्तेमाल। ये बहुत अहम है आजकल। विकासशील देशों के लिए फंड जुटाना एक बड़ी चुनौती है और प्राइवेट कैपिटल की भूमिका बढ़ रही है। और FFD4 के बाद वो ब्राजील भी जाएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक की 10वीं सालाना बैठक और ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की मीटिंग के लिए। तो भारत वैश्विक आर्थिक मंचों पर काफी सक्रिय दिख रहा है। हाँ, लेकिन एक तरफ ये वैश्विक सहयोग है, तो दूसरी तरफ घरेलू हितों की रक्षा भी। अब झूठ वाले मामले की बात कर रहे हैं। जी हाँ, भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ झूठ उत्पादों के आयात पर भूमि और समुद्री बंदरगाहों से रोक लगा दी है। सिर्फ नहवा शेवा को छोड़ा है। घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए ये ट्रेड पॉलिसी का क्लासिक इस्तेमाल है। पर इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। सही। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी खबर है G7 देशों को लेकर। क्या हुआ? उन्होंने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वो जो 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स था, उससे छूट देने पर सहमति जताई है। क्या? ये तो 2021 के OECD समझौते से बिल्कुल अलग बात है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, काफी बड़ा विचलन है। इसका मतलब है कि वो जो बड़ी कंपनियों पर न्यूनतम टैक्स लगाने की वैश्विक कोशिश थी, उस पर सवाल उठ सकता है। देखना होगा कि इसका बाकी देशों, खासकर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। अब वापस तकनीक की दुनिया में आते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक नया चैलेंज लॉन्च किया है। अच्छा। वेवएक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025। इसमें स्टार्टअप्स को भाषा सेतु नाम का AI आधारित
रियल टाइम बहुभाषी अनुवाद समाधान बनाने को कहा गया है। अरे वाह, भाषा सेतु। हाँ, लक्ष्य है कम से कम 12 भारतीय भाषाओं में अनुवाद, लिप्यांतरण और वॉइस लोकलाइजेशन। ये तो कमाल का आइडिया है। सोचिए, अगर ये सफल होता है तो भारत जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाएं हैं, कम्युनिकेशन कितना आसान हो जाएगा। एआई यहाँ वाकई भाषा की दीवारें तोड़ सकता है। बिल्कुल। और ऊर्जा क्षेत्र से भी एक बड़ी खबर है, अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर। हाँ, उन्होंने 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता पार कर ली है। जी हाँ, 15 गीगावाट से ज्यादा। इससे वो भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो गए हैं। और वो गुजरात के खवरा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट भी तो बना रहे हैं। हाँ, वही। भारत के जो रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य हैं, उनके लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। सही कहा। अंत में कुछ नियुक्तियों और स्मरणोत्सवों की बात। रियर एडमिरल वी गणपति ने सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान के कमांडेंट का पद संभाला है। अच्छा। और 30 जून को हूल दिवस मनाया गया। हाँ, 1855 के संथाल हूल विद्रोह की याद में सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था वो। जी, ब्रिटिश राज और शोषण के खिलाफ भारत के पहले बड़े आदिवासी विद्रोहों में से एक था ये। और इसका महत्व सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है। इसी विद्रोह ने बाद में आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानूनों की नींव रखी, जैसे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये आज भी बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। और 30 जून को एक और दिन था, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। जी, 1889 में अंतर संसदीय संघ IPU की स्थापना का दिन, दुनिया भर की संसदों का संगठन। सही। तो कुल मिलाकर देखें तो हाल के दिनों में शासन में डिजिटल तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल, अर्थव्यवस्था में वैश्विक सहयोग और घरेलू बचाव के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश, तकनीक से भाषा की बाधाएं तोड़ने के प्रयास और ऐतिहासिक विद्रोहों की याद, इन सब का एक दिलचस्प ताना बाना दिख रहा है। हाँ, और इसी ताने माने से एक सवाल भी मन में आता है। एक तरफ हम G7 जैसे वैश्विक समझौते से अमेरिका का हटना देख रहे हैं, या भारत का जूट आयात पर प्रतिबंध लगाना देख रहे हैं, मतलब घरेलू हितों की रक्षा। वहीं दूसरी तरफ FD4 और NDB जैसे मंचों पर सहयोग भी बढ़ रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस इतनी ज्यादा जुड़ी हुई दुनिया में देश अपने घरेलू हितों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच ये जो संतुलन है वो कैसे बनाते हैं, और ये संतुलन कितना नाजुक होता है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।